एनर्जी स्टोर्ड इन एन एलिमेंट। एसी सर्किट में हम कौन कौन से एलिमेंट्स लगा सकते हैं? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इनमें से किसी के पास अपने आप के अपने अंदर एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो देखते हैं। पहला, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इट विल गेट हीटेड अप। सो एनर्जी स्टोर्ड, energy stored by elements. Okay, in resistance energy stored is in terms of heat. H is equal to I square R। पर इस एनर्जी के साथ एक प्रॉब्लम है। हम लोग इस एनर्जी को दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में रीगेन नहीं कर सकते। इसका फॉर्म चेंज हो गया। ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई और किस फॉर्म में स्टोर हुई? हीट। उस हीट को अगर हम बोलेंगे कि तुरंत हमको करंट बनाकर वापस करो, ये नहीं कर सकता। रेजिस्टेंस में ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एनर्जी तो जरूर लेता है, स्टोर करेगा और फिर ये रेडिएट आउट कर देगा एटमॉस्फेयर में। सो दैट एनर्जी इज ए रेज। सो दिस इज नॉट, कैन नॉट बी टेकन बैक एज, कैन नॉट बी टेकन बैक एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा, इन कैपेसिटर एनर्जी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी कहां स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। और ये एनर्जी कितनी होती है? क्या आपको फॉर्मूला याद है इसका? यस, हाउ मच वाज द एनर्जी इन इट? हाफ CV स्क्वायर। पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं तो उसका भी फॉर्मूला बनाया हुआ हमने। ओके, तो ये हाफ CV स्क्वायर इसके अंदर एनर्जी है। ओके, तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन इंडक्टर्स। इन इंडक्टर एनर्जी स्टोर्ड, ये हमको निकालनी है। कहां एनर्जी स्टोर होती है इसमें? तो आंसर है एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही एक इंडक्टर में करंट फ्लो होगी, उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा सेल्फ इंडक्टेंस से, और उस मैग्नेटिक फील्ड में उसकी एनर्जी स्टोर होती है। जब हम करंट भेजते हैं एक कैपेसिटर को, तो करंट जाती है और उसमें जाकर पार नहीं हो पाती और यहां पर चार्जेस बिल्डअप हो जाते हैं। यहां एनर्जी स्टोर हो गई, करंट गई, चार्जेस यहां खड़े हो गए, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनता है? जब करंट जाती है। इसलिए हम कहते हैं एनर्जी ऑफ करंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तभी बनेगा जब करंट जाएगी, चार्जेस को लेके जाएगी, चार्जेस को प्लेट में भर देगी, इंडक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना क्यों? करंट आई, उसने अब वर्क किया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। सो
इन कैपेसिटर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही एक हमारे पास कॉइल है और इस कॉइल में अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे ही हम यहां से करंट भेजते हैं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये, और ये इसको अपोज करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कब बना? जब इसमें करंट गई और उसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना। तो करंट ने वर्क किया मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, इसलिए करंट किसमें स्टोर होती है? मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है। ओके, अब हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं कि इसमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो इसमें करंट का फॉर्मूला क्या होता है, और हमने एक ईएमएफ लगाया जिसके कारण इसमें करंट बनेगी, और ईएमएफ का फॉर्मूला आपको मालूम है L di/dt। ओके, ये dt को इधर ले आते हैं तो दिस बिकम्स E dt L di। ओके, नाउ हियर E को हम लिख सकते हैं I इंटू XL। At any instant when the current is I, the work done is equal to E into I. ओके, और ये वर्क डन होता है दिस इज इक्वल टू E into I into D. This is work done. Voltage into current into time. That is formula for the work done. Okay. Therefore, dW is equal to E I. E की वैल्यू हम जानते हैं, ये है L di/dt। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं L di/dt into I into dt. This is equal to L I into di. This is formula for small work done when there is a change of electric current di. करंट कितनी फ्लो हो रही थी I, चेंज कितना हुआ di, तो वर्क डन कितना हो गया? दिस वर्क डन इज LI/di। ये इसका फॉर्मूला फिर से याद रखिए, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला याद है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, ये होता है। तो वर्क डन इन ए वेरी स्मॉल टाइम dt इज इक्वल टू E इंटू I इंटू dt, और E इंडक्टर सर्किट में E किसके बराबर होता है? L di/dt। इसकी वैल्यू हमने रखी L di/dt। ओके, सो वर्क डन इन फुल साइकिल कितना होगा? देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस Li इंटू di। दिस इज इक्वल टू I di का इंटीग्रेशन कितना होगा? I स्क्वेयर अपॉन 2, और सामने क्या है? L। सो दिस इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वेयर। दिस इज वर्क डन। Minus used to give the direction of EMF, that it is always opposite to the direction of current, so it is not affecting the magnitude। ठीक है, सो वर्क डन कितना हो गया? हाफ Li स्क्वेयर। ये वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो जाता है?
this work converts to energy. Therefore, energy stored in inductor is equal to half Li square. तो इंडक्टर की एनर्जी किससे नापी जाती है? कितनी करंट फ्लो हो रही है। कैपेसिटर की एनर्जी किससे नापी जाती है? वोल्टेज। दोनों प्लेट के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है उस पर डिपेंड करती है कैपेसिटर की एनर्जी, और इंडक्टर की कितनी करंट हमने उसमें फ्लो कराई उतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट से बनता है, इसलिए इसके एनर्जी के एक्सप्रेशन में करंट आता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनता है? वोल्टेज से। तो कैपेसिटर में वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एनर्जी स्टोर्ड, इसलिए उसका फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर है और इसका फॉर्मूला हाफ Li स्क्वायर है। ओके, इसमें L क्या चीज है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट है ये इंडक्टर का। C क्या है? कांस्टेंट। किसका? कैपेसिटर का। तो दोनों का फॉर्मूला देखिए, हाफ कांस्टेंट, ये इसका कांस्टेंट और ये इसका कांस्टेंट, और उसके बाद वोल्टेज का स्क्वायर और I का स्क्वायर जो कि वेरिएबल्स है। अब अगर एक कार जिसका मास m कांस्टेंट है और उसकी वेलोसिटी v है जो कि वेरिएबल है उससे चल रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv स्क्वायर। तो ये आप एनालॉजी देखेंगे कि एनर्जी मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैग्नेटिक हो। मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए, हाफ CV स्क्वायर, और मैग्नेटिक एनर्जी का, राइट, समझ आया? तो ये तीनों को याद रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, और ये वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये मैग्नेटिक एनर्जी। कहां स्टोर होती है? मैकेनिकल एनर्जी कहां स्टोर होती है? When an object is moving, constant mass, variable velocity, और इन दोनों के पहले डिस्कस करेंगे। So this is how energy is stored. LC oscillations, again it is a circuit having inductance and capacitance, और इसमें बहुत सारी चीजें ऑसिलेट हो रही हैं। चार्ज ऑसिलेट होता है, करंट ऑसिलेट होती है, वोल्टेज ऑसिलेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट होता है, और एनर्जी ऑसिलेट होती है। ये LC सर्किट में जो ऑसिलेशंस होते हैं विच विल स्टडी एज LC ऑसिलेशंस। LC ऑसिलेशंस के लिए हम एक L और C इन दोनों को पैरेलल में लेते हैं। L और C, इस तरह से लगाया, सीरीज कह सकते हैं इसको। ओके, इसके साथ हमने इसको एनर्जी देने के लिए पहली बार एक बार इसमें बैटरी लगाई, बैटरी का स्विच ये, यहां से हमने इसको एक बार टैप करके कनेक्ट किया। जैसे ही हम इसको बैटरी को कनेक्ट करते हैं यहां से पॉजिटिव चार्ज जाता है। यहां से जब पॉजिटिव चार्ज इसमें जाएगा तो उसके दो रास्ते हैं वापस आने के, वन इज दिस एंड वन इज दिस। तो जो करंट जाएगी इस जंक्शन से उसके दो रास्ते हो जाएंगे। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर का नेचर है जैसे इसमें करंट बढ़ेगी ये उसको अपोज करेगा और करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो करंट इस रास्ते से जाएगी, इस रास्ते से जो करंट जाती है ये आगे रास्ता ही बंद है, तो उस करंट के कारण इसमें चार्ज
आ जाएगा। ये इसमें चार्ज फिलअप हो गया और जैसे ही चार्ज आएगा इंडक्शन के कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और इसमें एनर्जी आ गई। ठीक है, तो चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी इस कैपेसिटर के पास आ गई। इसने अपोजिट ईएमएफ बनाया था, इसके पास नहीं आया, पहले इसके पास आया। ओके, यहां आ गया। अब हमने स्विच ऑफ कर दिया, ये वाला स्विच ऑफ कर दिया और ये पूरा सर्किट ऐसे ऑफ हो गया। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में पहले स्टेप में हमने क्या देखा, सी के पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और एनर्जी किसके पास है, सी के पास किस फॉर्मेट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में है। और यहां पर ये प्लस है, ये माइनस चार्जेस हैं और प्लस और माइनस चार्जेस क्या करना चाहते हैं, तो आंसर है प्लस चार्जेस माइनस की तरफ जाना चाहते हैं। यहां से रास्ता बंद है, नहीं जा पाएंगे, तो किधर से जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे। इस रास्ते से जाने के लिए यहां से ये प्लस इधर जाते हैं और करंट बनती है। प्लस चार्जेस मूव करेंगे तो करंट फॉर्मेशन होगा एंड देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ करंट। ये करंट यहां पर बनती है और ये करंट बढ़ते चले जाती है। जब यहां से ऐसे करंट बढ़ती है तो ये उसको अपोज करता है। इसमें जब करंट फ्लो होती है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। किस डायरेक्शन में ये अपना मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, उल्टी डायरेक्शन में बनाएगा और ये करंट जैसे ही उसके अंदर फ्लो होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है और उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो यहां से चार्जेस निकल गए, देखिए यहां से चार्जेस निकल गए और अगली सिचुएशन हमको क्या मिलती है, यहां से ये चार्ज यहां से निकल रहा है। ये यहां मैंने इंडिकेटर बनाया है चार्ज का 4, कितने बच गए 2। ये चार्ज यहां जा रहा है। चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां करंट फ्लो हो रही है कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। ये करंट जैसे ही इसमें जाती है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन गया बी। जैसे जैसे ये करंट बढ़ती है ये बी इसके अंदर बढ़ते जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है और एनर्जी इसमें स्टोर होते जाती है और ये एक अपोजिट ईएमएफ बनाता है। क्या करने के लिए, इस बढ़ती हुई करंट को कम करने के लिए। लेकिन करंट कम होती नहीं क्योंकि इसके पास चार्जेस है, तो करंट बढ़ते चले जाती है, बढ़ते चले जाती है। लेकिन जैसे ही करंट बढ़ती है थोड़ी देर बाद वो पीछे मुड़ के देखती है कि वो और नहीं बढ़ सकती। क्यों, क्योंकि चार्जेस खत्म हो गए। उसको भेजने वाला कौन है, चार्जेस। एक प्लेट पर चार्जेस थे, इसके पास एनर्जी थी, इस एनर्जी से ये सब चार्जेस ऐसा चलते थे। बेसिकली चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं ये, तो ये सब चार्ज ऐसे यहां से चलते हैं बड़ी तेजी से और जब सारे ही चार्ज चले गए तो इसकी एनर्जी खत्म हो गई। एनर्जी खत्म हो गई तो चार्ज का चलना बंद। तो हमने ये देखा कि शुरू में टाइम जैसे ही चार्ज मूव करते हैं ये करंट ऐसे बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते फुल चार्ज इसमें चले गए, करंट इसमें मैक्सिमम हो गई। जब इसमें करंट मैक्सिमम हो जाती है तो करंट कितनी होगी, अब उसके पास अगर करंट मैक्सिमम हो गई तो इसके चार्ज खत्म और इसके अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड था ये फुल करंट हो गई और मैग्नेटिक फील्ड भी फुल हो गया। ये इंडिकेटर बनाया मैग्नेटिक फील्ड का और इसका ये पूरा साफ क्या हो गया, सारे चार्जेस चले गए।
अब जब सारे चार्जेस चले गए, करंट कैसी हो गई? ये करंट पहले बढ़ के फुल हो गई, पूरे चार्जेस यहां पहुंच गए, इतनी ज्यादा करंट हो गई यहां पर। अब जब इतनी करंट हो जाती है तो इसके बाद क्या होगा? तो आंसर है कि चार्ज खत्म हो गए, अब और करंट नहीं आएगी, तो करंट का क्या होगा? तो आंसर है करंट डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको अब जीरो जाना है, करंट और नहीं आ रही है। यहां से जब करंट ऐसे फ्लो होती है तो ये अपने अंदर चार्जेस को स्टोर करता है और करंट को आगे नहीं जाने देता, ब्लॉक करके रखता है। इसने उसको करंट को ब्लॉक किया, थोड़ी देर तक ब्लॉक किया, करंट चार्जेस आते गए, करंट ऐसे फ्लो होती है। जैसे ही करंट फ्लो होती है, आई शुड नॉट से कि करंट फ्लो नहीं होती, क्योंकि करंट जाएगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एनर्जी सब इसमें स्टोर हो जाती है। ये अब ये करंट डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। यहां क्या हो रही थी? करंट इंक्रीज, ये अब करंट डिक्रीज, क्योंकि ये खाली हो गया। अब जब ये करंट डिक्रीज होने लगती है तो इसका नेचर क्या है? इसको बढ़ना भी पसंद नहीं था, तो ये अपोज कर रहा था। अपोज करने के लिए इसने अपने अंदर सारी एनर्जी इसकी स्टोर कर ली और उसको अपोज किया। अब जब करंट डिक्रीज होती है तो भी ये इसको अपोज करता है, डिक्रीज का होना। तो ये क्या करता है? एक्शन, सपोर्ट इंडक्टर, सपोर्ट करंट। और जब इंडक्टर इस करंट को सपोर्ट करता है तो ये करंट ये ऐसे फ्लो होती है और ऐसे फ्लो होके ये यहां से इस करंट को भेजता है। अब जब ये करंट यहां से आएगी, चार्जेस को इसने पुश किया, यहां से भेजा, वो चार्जेस चलकर यहां आए, इस प्लेट में रुके, तो ये प्लेट में कौन सा चार्ज आना शुरू हो गया? प्लस। इसको आप इस तरह से समझिए, यहां पर सारे प्लस चार्ज भरे थे, इनको माइनस जाना है, ये यहां से ऐसा चले, इसने बीच में रोक दिया। क्यों रोक दिया? इसका नेचर है कि करंट बढ़ेगी तो अपोज करेगा, तो इसने रोक दिया। ये यहां से बढ़ना शुरू हुआ, ये चार्जेस गए, करंट बढ़ रही है, इसने इनको रोक दिया, कैपेसिटर की एनर्जी खत्म हो गई। एनर्जी खत्म हो गई तो करंट कम होनी शुरू हो गई। जैसे करंट कम होनी शुरू होती है तो ये उसको भी अपोज करता है। कम होने को कैसे अपोज करना? बिल्डअप करना। तो ये करंट को बिल्डअप करता है, करंट को सपोर्ट करता है। ये जब करंट को सपोर्ट करता है तो करंट को ऐसे भेजता है और इसकी जो एनर्जी थी, ये वाली एनर्जी, ये इसने खर्च कर दी। ये 4 में से 2 बची और बाकी 2 को इसने क्या किया? चार्जेस को भेजा। वो चार्ज जब इधर आएंगे, इस प्लेट में जमा हो जाएंगे, तो इस प्लेट के चार्ज क्या हो गए? प्लस प्लस। और इसने और जितनी एनर्जी थी पूरी खर्च कर दी, और जब पूरी एनर्जी खर्च कर दी तो ये ऐसा हो गया। अब पूरी एनर्जी इसने खर्च कर दी, ये खाली हो गया, इसके पास चार्ज कितने आ गए? ये। और इंडक्शन के कारण यहां पर ये। अब ये प्लस और माइनस, तो यहां क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बनना शुरू हुआ और ये बन के कंप्लीट हो गया। अब देखिए एनर्जी किसके पास है? कैपेसिटर के पास। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पास है? कैपेसिटर के पास। यहां पर कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया था? 0। अब इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ये जब इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ गया, इसके पास कोई एनर्जी नहीं, इसने सारी एनर्जी इसको भेज दी। इस प्रोसेस में क्या हुआ? टाइम लैग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग गया। करंट आई, इसने पहले रोका, अपनी एनर्जी से रोका, और फिर जब देखा करंट कम हो रही है, जाने दिया।
लेकिन थोड़ा सा टाइम गैप तो हो गया। अगर ये एक सीधा कंडक्टर होता, ये इस तरह से प्लस भरा हुआ और माइनस भरा हुआ ऐसा कंडक्टर होता और हम इसको जोड़ते तो ये चार्जेस एक ही इंस्टेंट में यहां से यहां चले जाते, तार गर्म होती या जो भी होता एक ही इंस्टेंट में चले जाते तुरंत। इंडक्टर होने से क्या हो गया, तुरंत नहीं जा पाए, क्योंकि वो क्या करता है, अपोज करता है। करंट बढ़ी, उसने अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, मैग्नेटिक फील्ड बना के करंट को रोका, करंट को रोका और फिर जब करंट खुद ही कम हो गई, कम होने लगी, तो इसको लगा ये कम हो रही है, तो उसको सपोर्ट करके फिर भेज दिया। तो एक्शन नहीं हुआ, करंट यहां चली, करंट यहां गई, लेकिन इसने क्या पैदा कर दिया, बीच में टाइम लैग पैदा कर दिया। जैसे कि हमको यहां से बाहर जाना है, जाने में हमको कोई टाइम नहीं लगता, पर अगर दरवाजा बंद है तो क्या होगा, दरवाजा खोलेंगे चले जाएंगे, एक छोटा सा स्टेप बीच में आया, टाइम लैग हो गया। उसी तरह से यहां टाइम लैग किसने क्रिएट कर दिया, इंडक्टर। और इसके बीच प्रोसेस क्या हुई, उसके पास एनर्जी ट्रांसफर हो गई, वो एनर्जी उसने कलेक्ट की, फिर उसी एनर्जी को यूज करके उसने उस करंट को आगे भी भेज दिया यहां पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ गया और ये स्टेप आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये प्लस चार्जेस हैं, ये माइनस चार्जेस हैं, इस प्लस को माइनस की तरफ जाना है, यहाँ रास्ता बंद है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो करंट उल्टी जानी शुरू होती है। ओके, करंट उल्टी जानी शुरू होती है और इधर से करंट जाएगी, और हम ये देखते हैं कि जैसे ही करंट यहां जाती है, इसका तो नेचर है करंट को अपोज करना, करंट बढ़ती है ये अपोज करना। अभी तक क्या हुआ था, ये करंट ऐसे इसमें बढ़ने लगी थी, करंट पूरी बढ़ गई, करंट पूरी बढ़ गई, उसके बाद करंट कम होने लगी, इसने करंट को सपोर्ट किया और करंट को इधर भेजा, भेजते 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 इसकी अपनी एनर्जी खत्म हो गई, करंट पूरी इधर चली गई। अब करंट कितनी हो गई, जीरो, क्योंकि इसने पूरी करंट यहां भेज दी, तो ये जो करंट थी ये हो गई जीरो, पहले बढ़ी और बढ़ के जीरो हो गई, और ये इतना टाइम पास हो गया। इस टाइम में क्या एक्शन हुआ आपको समझ आया, मैग्नेटिक फील्ड बना, रोका, फिर उसी मैग्नेटिक फील्ड ने चार्जेस को पकड़ के आगे भेज दिया। तो एक ऐसा है बस, तो इस तरह से ये चार्जेस उसमें चले गए। ओके, अब ये चार्जेस को इधर जाना है, ये चार्जेस को इधर जाना है, तो ये यहां से निकलना शुरू करते हैं और ऐसे करंट बनती है। ये 3, 4 में से 2 चले गए, करंट बनी, जैसे ही ये करंट इसमें से पास होती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ये इसको अपोज करना शुरू कर देता है, अपोज करता है, ब्रेक लगा देता है, करंट और बढ़ती है क्योंकि करंट के पास और चार्जेस हैं, तो ये पूरी एनर्जी कैपेसिटर अपनी लगा देता है चार्जेस को भेजने के लिए, करंट को मैक्सिमम इंक्रीज करा देता है, लेकिन वो भी अपनी ताकत बढ़ाकर मैक्सिमम इंक्रीज कर लेता है। तो ये हालत हो गई कि ये पूरा कैपेसिटर खाली और इसमें ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन गया B, और E कैसा हो गया, हल। करंट कैसी फ्लो हो रही है, रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में करंट शुरू हुई, करंट मैक्सिमम हो गई और इसकी एनर्जी खत्म। अब कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ, खत्म, पूरा मैग्नेटिक फील्ड बन गया, जबकि यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। ओके, अब इसके पास एनर्जी स्टोर हो गई और चार्जेस नहीं जा सकते, करंट नहीं बढ़ सकती। अगर करंट नहीं बढ़ सकती तो करंट गिरनी शुरू हो जाती है, डिक्रीज होती है, और जब करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको रेस्क्यू करने, उसकी मदद करने कौन आता है, इंडक्टर। और इंडक्टर अपनी एनर्जी खर्च करके उस चार्जेस को आगे भेजता है। इंडक्टर का नेचर ऐसा है, करंट आएगी तो अपोज करना, कम हो जाएगी तो भी अपोज करना। तो अपोज करने का मतलब क्या है कि करंट कम होने लगती है, इधर नहीं जा पाती है, तो ये अपनी एनर्जी खर्च करके करंट को इधर भेजता है। फिर जब ये करंट को इधर भेजेगा तो इसका डायग्राम ऐसा हो जाएगा कि इसने अपनी एनर्जी खर्च की
और इस करंट को ऐसे भेजा। ये अपनी एनर्जी को इसने खर्च कर दिया, करंट को यहां भेजा, चार्जेस यहां आए और यहां भरने शुरू हुए। थोड़ी देर में हमने क्या देखा कि ये इसने अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर दी और पूरी एनर्जी स्पेंड करके खर्च करके पूरे चार्जेस को यहां भेज दिया। और जब पूरे चार्जेस को यहां भेज दिया तो फिर हमको कैसा डायग्राम मिला? दिस इज एम्प्टी और पूरे चार्जेस इसने यहां भेज दिए और यहां पर ये चार्ज ऐसे भर गए ये, और करंट फिर से क्या हो गई? जीरो और फुल चार्जेस इसके पास आ गए। ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये प्लस को माइनस में जाना है, फिर से ऐसा चलेगा। जब ये ऐसा चलेंगे ये सिचुएशन आ गई, फिर यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, ये। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के बाद फिर से नंबर 1 आ गया। 1 के बाद फिर से ये शुरू हो जाता है। अब इस प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है देखिए। यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है? फुल। मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है? 0। यहां आ जाइए, यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी? 0, मैग्नेटिक एनर्जी फुल। फिर यहां आ जाइए, इलेक्ट्रिक एनर्जी फुल और मैग्नेटिक एनर्जी 0। और फिर यहां से फिर ये सिचुएशन आ गई, ये वाली, और यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी फुल, मैग्नेटिक एनर्जी 0। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी दोनों बारी बारी से आपकी। और दूसरी चीज समझिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ई फुल, और साइन कैसा है? प्लस। यहां पर ई कैसा हो गया? 0। यहां पर ई कितना हो गया? -E0। और यहां पर ई कैसा हो गया? 0। देखिए ई का बिहेवियर, +E0 0, -E0 0, और 0 के बाद फिर से +E0 और +E0 के बाद फिर से 0, -E0 0। तो E क्या करता है? E +0 -E0 0 +0 -E0 0, it goes on oscillating। ओके, करंट को देखिए, यहां पर करंट कैसी जाएगी? इधर कैसी हो गई? यहां पर फुल। ये यहां से करंट ऐसी जानी हुई और ये करंट कैसी हो गई? फुल। कैसी? प्लस। उसके बाद डिक्रीज होती है और डिक्रीज होकर उसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, जो भी मानिए, ये डायरेक्शन नेगेटिव बनती है तो ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन फुल हुई और फुल होकर फिर क्या हो गई? 0। तो करंट यहां से फुल हुई और फुल होकर 0। उसके बाद यहां पर करंट 0 हो गई, I 0। यहां पर I क्या हो रहा है? This I has now become maximum current, लेकिन साइन कैसा? उल्टा। यहां पर करंट ऐसे फ्लो हो रही थी क्लॉकवाइज, यहां करंट कैसी फ्लो हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से यहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज शुरू हुई, एंटी क्लॉकवाइज उल्टी करंट है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट बढ़ती है और बढ़ने के बाद ये कम होती है,
कम होती है तो ये कम होते चले जाती है, कम होते होते चार्जेस फिनिश हो गए, ये इसकी एनर्जी भी खत्म हो गई, इसकी एनर्जी खत्म हो गई तो करंट क्या हो गई? जीरो। करंट इज अगेन जीरो। ये करंट बनी। तो करंट को हम यहां देख रहे हैं जीरो, मैक्सिमम इन वन डायरेक्शन, जीरो मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन। तो करंट क्या करती है? एक डायरेक्शन में जाती है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आती है, फिर एक डायरेक्शन में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक डायरेक्शन में जाएगी मैक्सिमम जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम जीरो। ये करंट का ऑसिलेशन हो रहा है। तो आपने क्या क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है, करंट का ऑसिलेशन हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर B कितना है? जीरो। यहां पर B कितना हो गया? B नॉट प्लस, फिर यहां पर B कितना हो गया? जीरो, और यहां B कितना हो गया? B नॉट, उल्टी डायरेक्शन माइनस B नॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो प्लस B नॉट, जीरो माइनस B नॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रहा है। हर चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट दोनों तरफ ऑसिलेट कर रही है, और एनर्जी भी ऑसिलेट कर रही है। सो दिस इज नोन एज ऑसिलेशंस, LC ऑसिलेशन। L और C इन दोनों के बीच में ऑसिलेशन हो रहे हैं, देयरफॉर इट इज नोन एज LC ऑसिलेशन। और ये इसका ग्राफ बना, LC ऑसिलेशन। ये जो ऑसिलेशन होते हैं, इस ऑसिलेशन को क्या ये इंफिनिट टाइम तक चलते रहेंगे? आंसर है नो, देयर विल बी सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी क्यों होगा? बिकॉज द चार्जेस आर फ्लोइंग इन द कंडक्टर, और कंडक्टर में जब भी चार्ज चलेंगे कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, कुछ हीट बनेगी, एंड दैट इज इरिवर्सिबल एनर्जी। वो एनर्जी रेडिएट होगी, दैट इज द लॉस ऑफ एनर्जी। इसलिए हर बार इसमें एनर्जी का लॉस होता जाएगा। एनर्जी का लॉस होगा तो Li स्क्वायर, करंट भी कम होती जाएगी, Cv स्क्वायर, वोल्टेज भी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता जाएगा। और अगर हम इसमें ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बनाएं, करंट का एम्पलीट्यूड या एनर्जी का एम्पलीट्यूड, तो वो एम्पलीट्यूड हमको ऐसा मिलेगा। ये हम कोई भी चीज ले सकते हैं, इट मे बी करंट, इट मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बार इतनी वोल्टेज आएगी, दूसरी बार कम आएगी, तीसरी बार और कम, चौथी बार और कम, और ये इस तरह से इसकी वोल्टेज डिप्लीट होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? ऑसिलेशन के चैप्टर में आपने पढ़ा, यस, दिस इज डैम्पिंग, डैम्प ऑसिलेशन। लेकिन हमको डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं चाहिए, हमको कंटिन्यू ऑसिलेशन चाहिए। ऐसे ऑसिलेशन चाहिए, करंट का वेरिएशन, वोल्टेज का वेरिएशन इस तरह का हमें चाहिए लगातार। तो इसके लिए हमको जितनी एनर्जी लॉस हो रही है उतनी एनर्जी उसको मेकअप करके देनी पड़ती है, और उसके लिए हम लोग एक अलग से सर्किट यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर इसके साथ लगा के, एक बैटरी लगा के, ट्रांजिस्टर लगा के इससे एनर्जी इसको सप्लाई करते रहते हैं लगातार। वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, तो उसमें एक सर्किट आएगा, ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर यूज्ड एज ऑसिलेटर। उसमें फिर इस सर्किट को यूज करेंगे और ट्रांजिस्टर से इसको एनर्जी देंगे। ओके, उसके प्रिंसिपल उसमें पढ़ेंगे। एनीवे, इसके ऑसिलेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं और इसमें ऑसिलेशन होते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल आपको ऑसिलेशन का समझ आया। ऑसिलेशन में इसमें कुछ टाइम पीरियड होता है, कितना टाइम इसमें लग जाता है एक सर्कल बनाने में,
1 सेकंड में जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, दैट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय ओमेगा इज गिवन बाय 1/√LC। ये इसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम इसका टाइम पीरियड निकालना चाहें तो ओमेगा कितना होता है, 2π/T। तो 2π/T, T इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो T की वैल्यू कितनी आएगी, 2π/T इज ओमेगा इज दिस। तो T यहां चला गया, ये यहां आ जाएगा, तो टाइम पीरियड कितना हुआ, 2π√LC। तो एनीवे हमको मेन ये चीज याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी, ये वाले ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1/√LC। ओके, इस फ्रीक्वेंसी से होता क्या है, तो आंसर ये है कि अभी तक हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी पिछले टॉपिक में, LCR सीरीज सर्किट, सेलेक्टर सर्किट। सेलेक्टर सर्किट में मैंने आपको क्या बताया था कि केबल ऑपरेटर हमको 100 तरह के EMF देता है, और वो 100 तरह के मतलब उसमें 100 क्या चीज डिफरेंट होती है, सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। वन इज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा 1T, दूसरे में E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा 2T। ये इस तरह के हमको अलग अलग फ्रीक्वेंसी देता है, और हम अपने सेलेक्टर सर्किट में क्या करते हैं, हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अपने रिमोट से चेंज करते हैं, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम ट्यून कर लेते हैं, और वो वाला रेडियो स्टेशन या टीवी स्टेशन उसकी करंट मैक्सिमम होती है, उसका सिग्नल हमको दिखता है। लेकिन केबल ऑपरेटर हमको कितनी फ्रीक्वेंसी भेज रहा है, 100। वो 100 फ्रीक्वेंसी लाया कहां से, तो आंसर है उसने ऐसे 100 सर्किट लगाए, हर सर्किट में उसने एक पर्टिकुलर सी फिट किया, तो उसको फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, 1/√LC। एक सर्किट उसने बनाया ऐसा, और इस सर्किट में यहां से ये दोनों से उसने ऐसे ये 2 तार निकाले, और यहां पर अपना एक सिग्नल लोड कर दिया, इसको जो भी प्रैक्टिकल होता है इसको अर्थ कर दिया, और यहां पर अपना एक टीवी का सिग्नल लोड कर दिया, स्टार टीवी इसमें कनेक्ट कर दिया, केबल से लग उसके डिश एंटीना से लग। फिर उसने ये दूसरा सर्किट बनाया, उसमें C की वैल्यू चेंज की, उसमें दूसरा लगा दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा करके उसने अलग अलग LC सर्किट्स बनाए हुए हैं। हर LC सर्किट अपने C के अनुसार, अपने L के अनुसार एक फ्रीक्वेंसी देता है। वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 ऐसी होती हैं। वो हर फ्रीक्वेंसी पर वो एक एक स्टेशन को लोड करता चला जाता है, और सबको एक ही कनेक्टर में लगा के, एक ही कंडक्टर में, एक ही तार में हमारे घर भेज देता है। मिक्सअप नहीं होते। क्यों मिक्सअप नहीं होते? क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, और हम ट्यूनिंग कर लेंगे। ट्यूनिंग का प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है, हम जिस फ्रीक्वेंसी से ट्यून करेंगे उसकी करंट हमको मैक्सिमम मिल जाएगी। तो ये क्या करता है, जो केबल ऑपरेटर है उसको जब सिग्नल भेजना है तो उसको भेजने के लिए एक फ्रीक्वेंसी चाहिए। वो फ्रीक्वेंसी वो कहां से लाता है, ये वाले सर्किट से लाता है। तो इस सर्किट में, इस सर्किट को हमने एक और नाम दिया। जैसे उसको करंट भेजनी है तो करंट, पानी की करंट होती है, तो पानी हमको कहां से मिलता है, टैंक से मिलता है। टैंक से पानी लो, ऐसे भेजो, नाली में बह जाएगा, करंट बन जाएगी। तो ये कौन है, ये टैंक सर्किट है। तो इसका नाम क्या है, टैंक सर्किट। इसका ऑफिशियल नाम है टैंक सर्किट। तो LC ऑसिलेशंस टैंक सर्किट में होते हैं। और ऐसे आप अगर किसी केबल ऑपरेटर के रूम में जाएंगे, वहां जाकर देखेंगे उसके कंट्रोल रूम में ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस लगे, जितने चैनल उसने बनाए हुए उतने बॉक्सेस अलग अलग लगे, क्योंकि एक सर्किट एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी निकालेगा
और अगर उसने 100 चैनल आपको देने हैं तो उसको 100 फ्रीक्वेंसी के लिए 100 डब्बे चाहिए, तो वहां जाके आप देखिए 100 डब्बे लगे हुए, फिर सबकी तार बाहर लाकर सबको आपस में जोड़ देते हैं, वो तार हमारे घर भेज देते हैं। लेकिन एक बार तो उसको ये 100 फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो दिस इज नोन एज टैंक सर्किट। इस तरह से उसको अच्छा, और इसकी चीजें देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसको जो हमने एनर्जी दी सबसे पहले स्टेप में आपको बताया था, एनर्जी हमने किससे दी थी? बैटरी से, सेल लगा के दी थी। सेल किस फॉर्म में एनर्जी देता है? डीसी करंट के फॉर्म में एनर्जी देता है। डीसी करंट, डीसी, ओके, सेल से एनर्जी दे रहे हैं, डीसी के फॉर्म में दे रहे हैं। और यहां पर हमने एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया। अगर यहां पर हमने बल्ब लगाया, एक बार चार्ज इधर से आए, एक बार इधर से गए, एक बार इधर से आए, एक बार इधर से गए, कैसी करंट इसमें फ्लो हो रही है? एसी की डीसी? एसी। ये दिख रहा है, ये कैसी करंट बन गई है? एसी। दी कैसी थी हमने उसको? डीसी, बैटरी से, और इसने हमको क्या बना के दिया? एसी। डीसी से एसी कौन बनाता है? सबके घर में लगा हुआ है इन्वर्टर, है इन्वर्टर घरों में, उसमें हम लगाते क्या है? एनर्जी का सोर्स बैटरी, और जब लाइट जाती है तो वो हमको क्या बना के देता है? एसी। डीसी से क्या बना के देता है? एसी। तो बैटरी से एनर्जी लेना, डीसी के फॉर्म में लेना और उसको एसी बनाना, वो किस सर्किट का काम? टैंक सर्किट। ये सर्किट उसमें भी होता है, और बहुत मॉडिफिकेशन होते हैं ताकि ये करंट स्मूथ बने। समझ में आया? तो इन्वर्टर में भी यही सर्किट यूज करते हैं। केबल ऑपरेटर ये सर्किट यूज करते हैं क्योंकि उनको अलग अलग फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ चाहिए। इन्वर्टर वाले ये सर्किट यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है। अच्छा, और देखिए यहां पर इस सर्किट में, यहां पर हमने एक एंटीना लगा दिया, एंटीना। एक बार इसमें प्लस चार्जेस भर जाते हैं, फिर इसके प्लस चार्जेस निकल के माइनस भर जाते हैं, फिर एक बार प्लस भर जाते हैं, फिर एक बार अभी कौन से भरे हुए? माइनस। यहां पर कौन से भर गए? प्लस। फिर कौन से भरेंगे? माइनस। फिर कौन से भरेंगे? प्लस। तो इसके अंदर चार्जेस प्लस माइनस ऐसे ऑसिलेट कर। तो जब एक रॉड में प्लस माइनस चार्जेस ऐसे ऑसिलेट करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें से निकलेंगी। यहां पर कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चारों तरफ फैला। यहां कौन सा है? फिर मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, आगे बढ़ते चले जाते हैं। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आगे बढ़ने के लिए कौन उनको हेल्प करता है? एंटीना, जिसमें चार्ज ऑसिलेट करते हैं। ठीक एसी के बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे 4 दिन बाद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स है। ये वाला सर्किट हमारे सबके मोबाइल के अंदर है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजनी है, इसलिए ये सर्किट हमारे मोबाइल में है। हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट रिसीव भी करनी है, उसमें से एक फ्रीक्वेंसी रिसीव करनी है जो हमारे मोबाइल का नंबर है। तो हम कौन सा सर्किट लगाएंगे रिसीव करने के लिए? यस, सिलेक्टर सर्किट। रिसीव करने के लिए क्या करना है? सिलेक्टर सर्किट। एक सर्किट एक फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा। भेजने के लिए हमको क्या चाहिए? एंटीना में एलसी ऑसिलेशन चाहिए, तो ये भी हमारे मोबाइल में रहता है। तो हमारे मोबाइल में एक सिलेक्टर सर्किट होगा और एक एलसी ऑसिलेशन का टैंक सर्किट होगा। टैंक सर्किट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएंगे और उसको भेजेंगे, और जो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी, इस कमरे में पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भरी हुई हैं। अगर मेरे मोबाइल की फ्रीक्वेंसी की वेव्स आएंगी तो मेरा जो मोबाइल है उसका सिलेक्टर सर्किट उसकी हाई करंट में कन्वर्जन कर देगा और घंटी बजेगी। अगर उस फ्रीक्वेंसी की नहीं आई तो बाकी सबकी करंट इतनी कम बनेगी कि इसमें घंटी नहीं बजेगी।
ये कौन सा सर्किट यूज हुआ? सेलेक्टर। ठीक है, और जब मैं नंबर डायल करके भेजना चाहता हूं तो मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए भेजने के लिए, तो मुझे कौन सा सर्किट चाहिए? टैंक सर्किट भेजने के लिए। ये टैंक सर्किट समझ आया? तो इस टैंक सर्किट को कहां यूज किया जाता है? ट्रांसमिशन साइड में। ट्रांसमिशन साइड। और हमने देखा कहां कहां यूज करते हैं इसको। केबल ऑपरेटर्स, क्यों? उनको बहुत तरह के ईएमएफ चाहिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के। इन्वर्टर में इसको यूज करेंगे क्योंकि ये डीसी टू एसी कन्वर्ट कर सकता है। तीसरा, ईएम वेव्स बनाते हैं। जहां भी हमको ईएम वेव्स बनानी है, मोबाइल हो या कुछ भी हो, उसमें इसको यूज करेंगे। इस तरह से आपने देखा कि अपने आसपास हमको जो कुछ भी दिखता है इस सर्किट के बिना नहीं हो सकता। तो दिस इज सच ए इंपॉर्टेंट सर्किट, टैंक सर्किट। इसके ऑपरेशन सब समझ में आ गए, इस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है समझ में आ गया। So this will close now. We'll study the next power. कौन कितनी पावर का यूज करता है, that we will study in the next class. Okay.